प्लॉट, घर या अपनी एग्रीकल्चर लैंड बेच के आप अपने बच्चे को बाहर तो भेजना चाहते हैं। आपके पास पैसे भी हैं, लेकिन फिर भी आपके बच्चे का स्टडी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके बच्चे के स्टडी वीज़ा के लिए बहुत ज़रूरी है? अगर आप अपना घर बेच रहे हैं, आप अपना प्लॉट बेच रहे हैं या अपनी ज़रूरी ज़मीन बेच रहे हैं। देखें, ये एक ऐसा डिसीजन है कि आप बच्चे के मुस्तकबिल के लिए चीज़ें बेच रहे हैं, पैसे भी जेन्युइन आ रहे हैं, लेकिन अगर आप एम्बेसी में उसको प्रॉपरली जस्टिफाई ना कर सके तो ना सिर्फ आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, बल्कि आपकी जो एफर्ट है, आपने जो मकान सस्ते दामों में बेचा है, वो भी आपकी जो है सारी मेहनत जो है वो ज़ाया जाएगी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अपने पैसों का अरेंज कर रहे हैं, कोई ऐसा प्लॉट बेच के, एग्रीकल्चर लैंड बेच के, तो ये वीडियो आपने लाजमी अंत तक देखनी है। ये वीडियो स्टूडेंट के लिए भी है, ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी है, और ये वीडियो उन कंसल्टेंट के लिए भी है जो ऑलरेडी हमारी वीडियोस देख देख के बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुके हैं। तो उनके नॉलेज में भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इजाफा करेगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, इसका मैं खुद रिप्लाई करता हूँ। इसके अलावा अगर आप यूरोप का स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर्स पे हमारी टीम के साथ रब्ता करें, या आप हमारा ऑफिस विजिट करें जो फैसलाबाद में है, लाहौर में है। तो फिर जो है वो हम आपका स्टडी वीज़ा प्रोसेस करेंगे। मसला ये नहीं है कि पैसे हैं या नहीं हैं, मसला ये है कि पैसे आए कहाँ से हैं और क्या उनका सोर्स ऑफ फंड क्या है। ये वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तकरीबन हर पाकिस्तानी का वीज़ा रिजेक्ट किया जा सकता है। वीज़ा ऑफिसर जब एक पाकिस्तानी स्टूडेंट की बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो वो सबसे पहले उसके सोर्स ऑफ फंड को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली एक टॉपिक को कवर करूंगा कि अगर आपने अपनी लैंड बेची है या प्रॉपर्टी बेची है तो उसको आप कैसे अपनी बैंक स्टेटमेंट में जस्टिफाई कर सकते हैं। ज़मीन बेचना, प्लॉट बेचना या आपने घर बेचना है अगर बच्चे को बाहर भेजने के लिए, तो ये कोई इलीगल काम नहीं है। ये कॉमन प्रैक्टिस है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तानी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हम एक गरीब मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। मसला ये नहीं है कि आपने प्रॉपर्टी बेची है, मसला ये है कि आपने सही अपनी चीज़ बेची है, आपने सही प्लॉट बेचा है, सही मकान बेचा है, लेकिन उसका जो सोर्स है, जो आपने उसके एवज पैसे लिए हैं, उनको आप प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर सके। इस रीज़न की वजह से जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं वो ट्रेंड हैं, वो दो चीज़ों पे देखते हैं। तो जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं शेंजन कंट्रीज़ में, इनका जो कोड है उसमें ये चीज़ को वेरीफाई करना कि जो इकोनॉमिक वैल्यू है स्टूडेंट्स की, जो सब्सिस्टेंस के फंड्स हैं, वो सब्सिस्टेंस क्या है कि आप के पास इतने पैसे हैं कि आप यूरोप के अंदर सरवाइव कर सकें। आपके पास जो पैसे हैं वो लीगली आपके पैसे हैं, वो किसी और के डिपॉजिट नहीं है। सडन बड़ी डिपॉजिट, सडन लार्ज फंड्स जो अनएक्सप्लेन्ड हैं, वो सीधा रेड फ्लैग है आपके वीज़ा रिजेक्शन के लिए। तो वो 4 पॉइंट्स क्या हैं? अगर आपका सोर्स कोई प्रॉपर्टी सेल है और आपका काम इसको प्रूव करना है तो ये 4 पॉइंट सोच लें कि प्रॉपर्टी लीगली आपकी है या आपके स्पॉन्सर की थी। क्या वो लीगली थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स जो है वो सेल की गई है? सेल प्रोसीड्स जो हैं वो लीगली हैं अकॉर्डिंग टू टैक्स डिक्लेयर्ड इनटू एफबीआर? और क्या जो सेल की गई है वो लीगली जिस बंदे को सेल की गई है उसके नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है या उसके अकाउंट तक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है? ये वो 4 चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टेप 1 क्या है कि जो प्रॉपर्टी सेल है वो प्रॉपरली फॉर्मली रजिस्टर्ड हो, जिसको इकरारनामा बोलते हैं, जिसको सेल डीड बोलते हैं, ट्रांसफ़र डीड बोलते हैं। सबसे पहला और ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपने लोकल सब रजिस्ट्रार या आपके इंतकाल का राज़ीनामा, ये जो ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे आपका वो जो एग्रीमेंट है जिस पे दोनों पार्टीज़ के साइन हैं, जिसको इंतकालनामा भी बोलते हैं, रजिस्ट्री बोलते हैं, प्लॉट की रजिस्ट्री, मकान की रजिस्ट्री, वो सबसे ऑथेंटिक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके लोकल सिटी, फॉर एग्जांपल डीएचए है, एलडीए है, या आपके सीडीए, डिपेंडिंग जो आपकी सिटी की लोकल काउंसिल है, रजिस्ट्री काउंसिल है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप अपनी क्लियर कर लें। कोई भी अनरजिस्टर्ड बयाना, बेशक वो स्टाम्प पेपर के ऊपर है, आपने सिंपली स्टाम्प लिखवा लिया कि मैंने इस बंदे को जो है वो अपना मकान बेचा है और उसके एवज 60 लाख या 1 करोड़ जो है वो रिसीव किया है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। स्टाम्प पेपर एक दो बंदों के दरमियान सिर्फ एक इकरारनामा है। ट्रांजैक्शन जो आपने करनी है उसके लिए
आपको पता है कि जब आपने प्लॉट ख़रीदना है तो अब जो भी रकम आपकी है वो प्रॉपरली चेक के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांसफ़र जिस बंदे को आपने बेचा है उससे आपके अकाउंट में आनी चाहिए। कैश पेमेंट का कोई सीन वहाँ पे नहीं है। रजिस्ट्री नामे के अलावा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़र्द है जिसमें, फिर वहाँ पे आपके जो CNICs हैं और एक स्टाम्प होता है कि जब कोई चीज़ सेल होती है और उसके बाद रजिस्ट्री के लिए वो रिक्वायर होता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आप कोई जेन्युइन अपना प्लॉट, घर या एग्रीकल्चर लैंड बेचते हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब वीज़ा ऑफिसर आपका इकरारनामा, आपकी रजिस्ट्री, आपकी जो अपडेटेड फ़र्द है उसको देखेगा, उस पे डेट्स होंगी, उस पे दोनों पार्टीज़ के साइन होंगे, उसमें प्रॉपर रिटन होगा कि इस फॉर्म में, इस चेक के थ्रू या ऑनलाइन हमें जो है वो पेमेंट रिसीव हुई है। अगर सिंपली आपने किसी को घर या प्लॉट बेच दिया और सिर्फ स्टाम्प पेपर के ऊपर रहे कि जी हमने स्टाम्प लिखवा लिया है और उसके एवज़ हमने कैश पैसे ले लिए हैं और फिर आपने अपने अकाउंट में जमा करवा लिए हैं, तो वो आपका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। तो सिंपली अगर कोई सेल डीड नहीं है, फ़र्द नहीं है, रजिस्ट्री इंतकालनामा नहीं है, तो कोई आपकी मनी ट्रेल नहीं है, कोई डिक्लेरेशन नहीं है, स्टाम्प पेपर है, जस्ट ए पीस ऑफ पेपर है। अगर आपने वो प्रोवाइड कर दिया, एम्बेसडर ने अगले ही लम्हे आपसे रिक्वायर्ड ओरिजिनल फ़र्द, सेल डीड, कालनामा, ये सारी चीज़ें जो है वो आपसे मांग लेनी है और फिर आपकी वीज़ा रिजेक्शन मैक्सिमम है। अब स्टेप 2 क्या है कि आपकी जो पैसे हैं वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र किए। ये वो पॉइंट है जिस पे बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ मिस्टेक करते हैं। पाकिस्तान इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो सेक्शन 236C है, उसके अकॉर्डिंगली जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी, मकान, कोई भी चीज़ सेल करनी है तो आपने उसके अगेंस्ट जो है वो FBR में टैक्स पे करना है और आपकी जो मनी ट्रेल है ये प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू, जिसमें ऑनलाइन चेक है, बैंक ट्रांसफ़र है, ये पे ऑर्डर एक्सेप्टेबल है, आपकी कैश पेमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, बेशक वो उस बंदे के CNIC से डिपॉजिट की गई हो। अब जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो आप दोनों पार्टीज़ ने सेक्शन 236C के अगेंस्ट FBR में टैक्स पे करना है। उसकी आपको बैंक एक कंप्यूटराइज्ड रिसिप्ट देता है। वो आपकी FBR की टैक्स रिटर्न में आपकी एक डिक्लेरेशन है कि मैंने ये प्रॉपर्टी बेची है, बायर की ये डिक्लेरेशन है कि उसने ये प्रॉपर्टी खरीदी है। ये एक वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो आपके CNIC के अगेंस्ट है, वो आपके NTN के अगेंस्ट है। वो रिसिप्ट डायरेक्टली आपकी ऑथेंटिसिटी करती है कि इस बंदे ने ये प्रॉपर्टी खरीदी है या इसने बेची है और ये इसके अगेंस्ट FBR में एक टैक्स पे किया गया है, एक ट्रांजैक्शन हुई है जो बैंकिंग चैनल के थ्रू हुई है, तो ये आपकी वीज़ा फाइल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। अब ऐसे पेरेंट्स जो सिर्फ नकद कैश ले लें, जो जल्दबाजी में और नकद कैश ले लें और सोचें कि यार ये हमने जो है वो कर लिया है, पेमेंट एडवांस बयाना ले लिया है, कैश पेमेंट पार्टी ले आए, तो वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, रजिस्ट्री वैल्यू जिसको बोलते हैं, जो उस टाउन, एग्रीकल्चर लैंड या उस जो भी जिस म्यूनसिपैलिटी के अंदर वो आती है, तो उसका जो रजिस्ट्री वैल्यू, उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट हमेशा बैंकिंग चैनल के थ्रू करनी है। अभी इसका मैं आपको समझा दूं कि रजिस्ट्री वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में क्या फ़र्क है। आपने एक प्लॉट खरीदा, उसका आपने एक्चुअल वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ वहाँ पे आपने पे किया है, ठीक है, 5 मरले का प्लॉट है, आपने 20 लाख मरला के हिसाब से वो परचेज किया है। अब पीछे LDA में, FDA में या जो उसकी रजिस्ट्री वैल्यू है वो उस जगह की वो 1 करोड़ नहीं होगी, वो वहाँ पे होगी फॉर एग्जांपल 10 लाख मरला या 15 लाख मरला। तो वहाँ पे आपने उसकी जो अमाउंट है 75 लाख के हिसाब से आपने वो बैंक ट्रांसफ़र लेनी है। अब जो अमाउंट आपके पास आएगी वो आपने वही डॉक्यूमेंटेड अमाउंट जो उसकी रजिस्ट्री वैल्यू के अगेंस्ट है, वो आपका रियल वाइट मनी है, वो प्रूफ ऑफ फंड है जो आप शो कर सकते हैं और अपनी बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है कि अपनी जो आपने पेमेंट रिसीव की है अपनी प्रॉपर्टी सेल करके, उसकी वेल्थ को आपने अपने इनकम टैक्स FBR के अंदर जो है वो डिक्लेयर करना है। FBR वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आपने उसको डॉक्यूमेंट करना है। देखें, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके अगेंस्ट जो एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं, वो जो भी अपनी प्रॉपर्टी का फ्लो करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, उनको लाजमी तौर पे अपने FBR के अंदर डिक्लेयर करना है। आपको 1 करोड़ रुपया आया, आपने अपना प्लॉट बेचा, जो इनकम आपके पास आई उसके अगेंस्ट आपने टैक्स भी पे किया जो है सेक्शन 236C। अब आपने उसको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जो पैसे आए वो आपने कैश इन हैंड अपने FBR के अंदर शो करवाने हैं। ये वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है जो आपकी ऑथेंटिसिटी को मजीद बढ़ा रहा है। वेल्थ स्टेटमेंट, कैपिटल गेन्स, ये वो चीज़ें हैं जो डायरेक्ट आपके FBR को रिफ्लेक्ट करती हैं, आपके गवर्नमेंट का रिकॉर्ड
जो है वो वीज़ा ऑफिसर के सामने जाता है और फिर वो वहाँ से जो है वो इस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करता है कि ये इसकी प्रॉपर्टी सेल थी, ये बैंकिंग चैनल के थ्रू उसके पैसा आया और ये फिर इसकी एफबीआर में वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेयर्ड है। ये सारी चीज़ें आपका एफबीआर वाला लॉयर जो है वो ईजिली इनको प्रॉपरली मेंटेन करवा देगा। थोड़ी सी फीस लेगा, 5-10 हज़ार उसकी फीस होती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर ऐड कर देगा। अब इसकी बॉटम लाइन ये है कि आपकी एफबीआर टैक्स रिटर्न, आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसके अंदर पैसा आया है और आपकी प्रॉपर्टी सेल डीड, ये सारे क्रॉस मैच करने चाहिए। ये एक फ्लो नज़र आना चाहिए। इस डेट को आपने प्रॉपर्टी सेल की, इस डेट को आपके अकाउंट में जो है वो पैसे क्रेडिट हुए और उसके बाद एफबीआर टैक्स रिटर्न्स में आपने वो पैसे शो करवाए। ये वो सीधी सीधी मनी ट्रेल है जो आप वीज़ा ऑफिसर आपका देखेगा और इसकी बेस पे आपके वीज़ा लगने के मैक्सिमम चांसेस हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपरली जस्टिफाइड है। अब यहाँ पे जो सेक्शन 236C है और 236K है, उसके अंदर एक जो फॉरेन से मतलब आपका मामू आपका स्पॉन्सर है, वो बाहर बैठे हुए हैं, वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक फैसिलिटेशन है कि वो रोशन डिजिटल अकाउंट्स के थ्रू अपनी पेमेंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपका बायर फॉर एग्जांपल बाहर वाले कंट्री से, उसने जी हमें पैसे भेजे हैं, तो वो रोशन डिजिटल अकाउंट से या फॉरेन जो वेरीफाइड उसका उसके कंट्री का बैंक अकाउंट है वहाँ से वो ट्रांसफ़र कर सकता है। वो चैनल भी आपका एक्सेप्टेबल है आपकी एफबीआर की बैंक स्टेटमेंट में और आपकी प्रॉपर्टी सेल या परचेज की सूरत में। अब जो चौथा पॉइंट है इन सारी स्टोरी को कवर करने के लिए, वो आपका लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन है एंड गिफ्ट डीड है, जिसको हिबा भी बोलते हैं, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट भी बोलते हैं। देखें, प्रॉपर्टी आपके पेरेंट के नाम है, आपने वो प्रॉपर्टी सेल की, अगर आपके अपने नाम पे है और आपके अकाउंट में ही वो ट्रांसफर हुए हैं, देन देयर इज नो नीड इसकी। बहुत ज़्यादा केसेस में क्योंकि पेरेंट्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, मामू हैं, अंकल हैं, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, उन्होंने कोई एग्रीकल्चर लैंड सेल की है और वो आपके स्पॉन्सर बन रहे हैं, तो वो अब दूसरा काम ये करेंगे। देखें, पाकिस्तान में एक रूल है हिबा के लिहाज से, इनकम टैक्स जो ऑर्डिनेंस है उसमें एक छूट है कि आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके कज़न्स, आपके मामू या आपके फैमिली रिलेटिव्स आपको कोई चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स ने या मामू ने प्रॉपर्टी सेल की, 30 लाख की, 40 लाख का प्लॉट बेचा, उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास, उनकी एफबीआर की रिटर्न्स, उनकी प्रॉपर्टी सेल रसीद, उनका 236C का जो एफबीआर की सीपीआर है, वो सारा कुछ उनके पास है। अब उन्होंने प्रॉपरली थ्रू क्रॉस चेक, थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफ़र या पे ऑर्डर के थ्रू स्टूडेंट के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। साथ में वो एक एफिडेविट, जिसको स्पॉन्सर डीड भी बोलते हैं या हिबा या गिफ्ट, कि मैं इस पर्पज़ के लिए ये मैं जो अपने पैसे हैं ये स्टूडेंट को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट है जो इनरिटर्नेबल है, और इस पे उस स्टूडेंट में जब क्रेडिट एंट्री होगी तो गिफ्ट की फॉर्म में उस पे टैक्स से एग्जम्पशन है। अगर वो गिफ्ट नहीं है, वैसे ही कोई पैसे दे रहा है, तो फिर एफबीआर का टैक्स उसके ऊपर भी लागू होता है क्योंकि वो क्रेडिट एंट्री है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये वो हिबा का गिफ्ट, सेल डीड, ये वो चीज़ें हैं जो आपका एक एफिडेविट स्टाम्प पेपर बनेगा। इसके अलावा आपका एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन है जिसमें ये लिखा जाएगा कि ये स्पॉन्सर है, इसने यहाँ पे जो है वो ये चीज़ सेल की, ये उसके एवज पैसे आए और इसने इस डेट को इस अकाउंट में अपने इस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए, और वो ट्रांसफर क्यों कर रहा है उसका पर्पस ये है कि इसके फ्यूचर स्टडीज को, इसके कैरियर को वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। अब ये 2 लेटर आपके वीज़ा फॉर्म में आपकी सारी स्टोरी को कवर कर देंगे। देखें, अब जो डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी रखने हैं जब आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है, उसको सारे को 1 बाय 1 चेकलिस्ट कर लें। सेल डीड, इंतकालनामा, रजिस्ट्री, फर्द, ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो उस प्रॉपर्टी की ओरिजिनलिटी को प्रूव करते हैं। उसके बाद आपकी एफबीआर की 36C की जो है वो सीपीआर, वो जो रजिस्टर्ड बैंक से आपकी कंप्यूटराइज्ड कॉपी होगी। फिर आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड, वो जो आपने ट्रांजैक्शंस की हैं उसका कॉपी। फिर उसके बाद आपकी जो है वो स्पॉन्सरशिप एफिडेविट और स्टूडेंट के अंदर अकाउंट में ट्रांसफ़र की कॉपी और उसका प्रॉपर प्रूफ, और जो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन है ये इसके साथ। और टैक्स रिटर्न्स भी स्पॉन्सर्स की लाजमी लगानी है, जिसमें वेल्थ स्टेटमेंट है, जिसमें वो पैसे डिक्लेयर किए गए हैं, जिसमें एफबीआर का रिकॉर्ड शामिल है। ये वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक कंप्लीट वीज़ा फाइल बनाते हैं जब आप किसी को भी स्पॉन्सर करते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, कोई एग्रीकल्चर लैंड बेचते हैं और उसका रिकॉर्ड जो है वो उसको आप वाइट करना चाहते हैं, उसकी प्रॉपर मनी ट्रेल बनाना चाहते हैं। वीज़ा ऑफिसर जब एक तरतीब में ये डॉक्यूमेंट्स देखेगा तो वो फिर इसको क्रॉस वेरीफाई करेगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जल्दी भी मचाते हैं और कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, तो जिसकी वजह से ना सिर्फ उनका वीज़ा रिजेक्ट होता है बल्कि उनके पे की सारी मेहनत, उनकी सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो सारे वेस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कैसे आप ये काम खुद कर सकते हैं? अगर आपके पास इतना नॉलेज है और आप हर सेल डीड को, क्योंकि हर केस में ये डिफरेंट है,
हर एक की प्रॉपर्टी वैल्यू डिफरेंट है, हर एक की मनी ट्रेल डिफरेंट है, हर एक की जो है वो रजिस्ट्री डीड डिफरेंट है, एफबीआर की डिफरेंट टैक्स रिटर्न्स हैं। तो ये केस टू केस वेरी करता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे एक कंसल्टेंट आपको प्रॉपर हेल्प कर सकता है, प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स को देख सकता है। तो बेहतरीन हल ये है कि जब भी आप स्टडी वीजा का सोचें, सबसे पहले अपने फाइनेंशियल सोर्सेज को सोचें, पैसा कैसे आएगा, उसके अकॉर्डिंगली अपनी डॉक्यूमेंटेशन पहले दिन से तैयार करें। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एम्बेसीज 6 माह तक की बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपरली क्रॉस वेरीफाई करती हैं, प्रॉपरली प्रूफ रीड करती हैं, और उसके बाद जो है वो आपके जो है वो बैंक वीजा अप्रूवल के चांसेस होते हैं। और मेरे ख्याल नज़दीक पाकिस्तानी में बहुत ईजी है वीजा ऑफिसर्स के लिए पाकिस्तानियों का वीजा रिजेक्ट करना। जिनको मिल रहा है उनके लिए भी गुड लक है, जिनको नहीं मिल रहा उनके लिए अच्छे चांसेस हैं कि वो ऐसी एफर्ट्स करें और फिर अपनी जो है वो प्रॉपर्टी सेल को प्रॉपर वाइट करके वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के लिए लेके आएँ। अगर आप ये सारा प्रोसेस हमसे करवाना चाहते हैं कंसल्टेंट से, आप बेशक अपना वीज़ा प्रोसेस खुद करें, आप अपने एडमिशन्स खुद ले लें, आप हमसे एफबीआर की सर्विसेज ले सकते हैं, आप हमसे अपनी प्रॉपर मनी ट्रेल के बारे में गाइडलाइंस ले सकते हैं, उसकी हम आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड कर देंगे, ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहे हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।